नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। प्रश्न है, हुमायूं किसका उत्तराधिकारी था? ठीक है, हुमायूं किसका उत्तराधिकारी था? बाबर का, अकबर का, इब्राहिम लोदी का, शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो हुमायूं किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, देखिए नीचे नोट्स आपके लिए हमने यहाँ पर बना दिया है। नोट्स में क्या दिया हुआ है तो देखिए बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसमें हुमायूं सबसे बड़ा था, इसलिए बाबर का उत्तराधिकारी जो है हुमायूं बना। ठीक है, देखिए आप जब मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, आप जब मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं तब मुग़ल साम्राज्य है। ठीक, मुग़ल साम्राज्य का नींव किसने डाला? बाबर ने डाला। किसने डाला? बाबर ने डाला। और कैसे? तब 1526 ईस्वी में। किसमें? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और ये किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर क्या हुआ? इब्राहिम लोदी को हरा के जीता, और यहाँ से क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई, और यहाँ पर बाबर ने जो है मुग़ल साम्राज्य का नींव डाला था। ठीक है, अब देखिए बाबर जब मुग़ल साम्राज्य का नींव डाल दिया, बाबर जब मुग़ल साम्राज्य का नींव डाल दिया, तो अब इस मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन शासक हुए उसके लिए देखिए एक आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, आपको है कि नहीं, ऐसे तो हमने इसको पढ़ा दिया है, लेकिन आपको फिर से हम बता दे रहे हैं जब यहाँ पर क्लास चल रहा था। तो जब मुग़ल साम्राज्य का यहाँ पर नींव डाला गया, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का नींव डाला गया, मुग़ल साम्राज्य का नींव डाला गया, तो मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन उत्तराधिकारी हुए उसको आप यहाँ पर एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी के लिए कैसे कैसे हुआ तो देखिए याद रखिएगा, भाजपा का रैली, भाजपा का रैली, ठीक है, भाजपा का शो कहते हैं ना कि आज रोड शो है, केकर शो है जी? तो भाजपा के शो है। तो केकर शो है जी? जेएमएम के शो है। केकर शो है जी? तो कांग्रेस का शो है, ऐसे कहते हैं ना। तो आप याद रखिएगा भाजपा का शो, यानी भाज शो याद रखिएगा, भाज शो। ठीक है, यही उत्तराधिकारी का क्रम है मुग़ल साम्राज्य में। ठीक है, अब वो कैसे होगा तो देखिए बी का मतलब है बाबर। ठीक है, बी का मतलब है बाबर, बाबर
बाबर के बाद हुमायूं, यानी बाबर का उत्तराधिकारी, जो हुमायूं किसका उत्तराधिकारी हो गया, बाबर का। और यहाँ पर फिर देखिएगा अकबर, क्या है, अकबर, ठीक है। तो अकबर किसका उत्तराधिकारी हो गया, हुमायूं का। अब देखिएगा यहाँ पर जहांगीर, ठीक है, कौन है, जहांगीर। तो जहांगीर किसका उत्तराधिकारी हो गया, अकबर का। और ये किसका है, शाहजहां। तो शाहजहां किसका हो गया, इसका हो गया, किसका हो गया, भाजसो, ठीक है, जहांगीर का। अब देखिए औरंगजेब, औरंगजेब किसका हुआ, शाहजहां का। तो ये एक क्रम है, याद रखिएगा। भाजपा का सो, भाजपा का सो यानी भाज सो, इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेते हैं, जिससे उत्तराधिकारी का क्रम हमको याद रहता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। क्लियर। बी से बाबर, ए से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, ए से शाहजहां, ओ से औरंगजेब, लास्ट हो गया, ठीक है। मुगल साम्राज्य की यहीं पर लास्टिंग हो जाती है। क्लियर। तो इस तरह से बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। ऐसे प्रश्न आएगा तो आप बना लीजिएगा ना। देखिए एक एक प्रश्न रटने से अच्छा होता है कि आप उसको थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा बेसिकली देख लीजिए, जिससे कि आगे भी और प्रश्न इस पर बने तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो भाजपा का सो याद कर लीजिएगा। क्लियर। ऐसे ये सब सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब टॉपिक के अंतर्गत आता है तो आपको बता देना मेरा काम होता है, ठीक ना। चलिए देखिए हुमायूं का जन्म कब हुआ था, हुमायूं का जन्म कब हुआ था, 1505 ईस्वी, 1506 ईस्वी, 1507 ईस्वी, 1508 ईस्वी, ठीक है। देखिए नोट में आपको कर दिए हैं हम 6 मार्च, कब, 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। स्थान भी दे दिए हैं, हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था और 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई, देखिए हुमायूं की मृत्यु कब हुई, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 1555 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1557 ईस्वी, 1558 ईस्वी, ठीक है। तो हुमायूं की मृत्यु जो हुई वो 26 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, ठीक है। देखिए हुमायूं जो है ना, हुमायूं वो लड़खड़ाता रहा। आपको एक चीज़ याद रखें, हुमायूं ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया, ठीक है। वो किसके कारण, तो वो शेर खां के कारण लड़खड़ाता था। शेर खां के डरे लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए भी मर गया। यही शेर खां बाद में कौन बन गया था, शेरशाह। शेर खां को ही शेरशाह उपाधि मिल गया था, ठीक है। तो ये हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, तो देखिए हुमायूं जो था क्या था कि 2 बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। शेर खां के डरे हुमायूं कई बार, 2 बार। एक बार तो निर्वासित ज़िंदगी, शेर खां के डरे जो है दिल्ली को छोड़ करके भाग गया और निर्वासित ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। और जैसे ही जब उसको पता चला कि शेर खां मर गया, उसको कुछ कहीं से जब गुप्त संदेश मिला तो फिर वहाँ से भागता है। कहाँ से भागता है, निर्वासित ज़िंदगी व्यतीत कर रहा तो दिल्ली आना चाहा और लड़ाई करके, सरहिंद का युद्ध का लड़ाई करके वो दिल्ली की गद्दी फिर आया बैठा। लेकिन इतना बदकिस्मती था कि 1555 ईस्वी में फिर से राजगद्दी मिला और 1556 ईस्वी में मर गया। तो कैसे मरा, यही प्रश्न था कि कैसे हुआ, हुमायूं की मृत्यु कब हुई। तो देखिए हुमायूं का 1555 ईस्वी में लड़ करके आया और 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो कैसे हुआ, तो देखिए हुमायूं जो था ना किताब का शौकीन था, याद रखिएगा। हुमायूं किसका शौकीन था, किताब का शौकीन था, किताब का शौकीन था। वो किताब पढ़ता था, ठीक है, वो किताब पढ़ता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि अपना जो दिल्ली नगर है, दिल्ली के दिलपनाह नगर में, अपने नगर में ही दिलपनाह नगर में, कहाँ पर, दिलपनाह नगर में पुस्तकालय बनवाया था। क्या बनाया था, पुस्तकालय, ठीक है। और ये जो पुस्तकालय था आपका, ये सीढ़ी से होकर के जाना पड़ता था ये पुस्तकालय पर, ठीक है। किससे होकर जाना पड़ता था, सीढ़ी से होकर जाना पड़ता था। और यहाँ पर पुस्तकालय था, यहाँ किताब पढ़ता था। तो उस दिन भी यही हो रहा था, जो यहाँ पर हुमायूं था पुस्तकालय में किताब पढ़ रहा था। और उसी के बाद पहले एक घंटियाँ बजती थी जिसमें सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे, नमाज वाले में। तो वहीं पर उतर के सीढ़ी से जब जाने लगा तो ये गिर गया, सीढ़ी से लड़खड़ा करके गिर गया और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, सीढ़ी से गिर करके। तो सीढ़ी से गिर करके मृत्यु हो गया और 1556 ईस्वी में ही हो गया, यानी 1 साल फिर से वो स्वतंत्र रूप से जी सका, ठीक है। तो 26 जनवरी 1556 ईस्वी को, देखिए 26 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। अगला है, किस शासक की मृत्यु सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुआ, बहुत बार प्रश्न आया, याद रखिएगा। हुमायूं लड़खड़ाता रहा और सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए ही मर गया, याद रखिएगा जिसको भी है।
तो किस शासक की मृत्यु सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुआ? बाबर, हुमायूं, अकबर या कोई नहीं। ठीक है, तो हुमायूं की जो मृत्यु है वो सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 26 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली में दिलपनाह नगर स्थित शेरेमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुआ। जो पुस्तकालय था वो शेरेमंडल पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुआ था। ठीक है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? बहुत बार प्रश्न आया है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद हुमायूं, नसरुद्दीन हुमायूं, जलालुद्दीन हुमायूं या कोई नहीं। ठीक है, तो हुमायूं का पूरा नाम जो था वो आपका नसीरुद्दीन हुमायूं था। क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। क्लियर। कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? बताना है कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? 20 साल, 21 साल, 22 साल या 23 साल। ठीक है, तो हुमायूं जो राजगद्दी पर बैठा उस समय उसका उम्र 23 साल था। उस समय उसका उम्र 23 साल था। ठीक है, देखिए नोट दे दिए हैं। देखिए बहुत सारा चीज़ जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए रहते हैं उसको एकदम हम इस तरह से इजी आपको करके सारा चैप्टर को बताए हुए हैं कि आप खाली यहाँ से ज्वाइन करके उतना चीज़ को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो आप जो अभी सोच रहे हो ना कि हमारा 2 नंबर फेल कर जाते हैं, 3 नंबर के पर फेल कर जाते हैं, तो आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपको बता दें किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कहीं से कीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि JCRT जो जैक का किताब है उसको भी देखना है, और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये सिर्फ मैं ही बना रहा हूँ कि जो आपको हैंड रिटेन नोट्स देते रहते हैं उस पर सारा तैयारी, और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो आए हुए हैं उससे भी टॉपिक चुन चुन के हम आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का प्रश्न छूटने का कोई आसार ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये वीडियो आपको मिलता है तो आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कितने, तो 500 रुपये में आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कितने रुपए में? 500 रुपये में आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा, मोबाइल नंबर आगे दिया गया है। ठीक है, कौन सा शासक ऐसा हुआ जो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया? याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था, बहुत लोग नहीं बना पाते हैं। ठीक है, कौन सा शासक ऐसा हुआ जो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया? बाबर, हुमायूं, अकबर या कोई नहीं। ठीक है, तो वो हुमायूं था जो लड़खड़ाता रहा और ज़िंदगी भर लड़खड़ाते हुए ही मर गया। क्लियर। देखिए यहाँ पर आपको JCRT जैक के किताब का सभी सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो CDP हो या मैथ हो या SST हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल या साइंस हो, सबका PDF यहाँ पर देखिए बन करके तैयार है। साथ में वीडियो भी बन करके तैयार है। आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ करके तैयारी भी करवाया जा रहा है, साथ में रिवाइज क्लास भी शुरू हो रहा है, तो आप जुड़ जाइएगा। द्वारा लड़ा गया युद्ध का क्रम है, बताइए कितना भारी क्वेश्चन है, अगर नहीं आपको याद है तो। ठीक है, बहुत ही भारी क्वेश्चन है। तो हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध का क्रम क्या है? देखिए, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, चौसा, देवराय, सरहिंद, बिलग्राम, देवराय, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद, कोई नहीं। ठीक है, तो अब देखिए आपको याद रखना है, अगर ट्रिक है आपके पास तो हुमायूं वाला आप याद रख लिए हैं। क्या याद रख लिए हैं? देवरा, तो देवरा का युद्ध, चोर, चोर से में चोर से चौसा का युद्ध, बा से बिलग्राम या कनौज के बिलग्राम, सर से सरहिंद, यही था ना। यानी राइट आंसर इसका C होगा। देखिए कितना इजी वे से आप जो है यहाँ पर ये हुमायूं का याद कर लिए ना। मिला होगा, चलिए मिला होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला होगा तो आज आपको हम दे ही दिए। ठीक है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, मेरा मकसद है आपका रिजल्ट अच्छा करना। चलिए आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो, शुभ हो, बस इसी तरह से लगे रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिएगा। जरूर 2-4 दोस्त को आप जोड़िए डेली, जिससे कि आपके दोस्त भी पास कर जाएँ और सब कोई सर्विस में आ जाएँ। देवराय का युद्ध कब हुआ? 1530 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1533 ईस्वी, कोई नहीं। ठीक है, तो देवराय का युद्ध कब हुआ? 1531 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1531 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और देवराय का युद्ध हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ। देवराय का युद्ध किसके बीच हुआ? हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की जीत हुई, जिसमें हुमायूं का जीत हुआ। ठीक है, देवराय का युद्ध हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ और इस युद्ध में हुमायूं का विजयी हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ? 1532, 1539, 1540 या कोई नहीं। ठीक है, तो चौसा का युद्ध आपको डेट बता दिए हैं, 1539 ईस्वी में हुआ था। आइए इस चौसा के युद्ध बारे में कुछ डिटेल्स भी आपको हम लिख दिए हैं, उसको आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए चौसा का युद्ध जो है,
चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। ये क्लियर है। चौसा का युद्ध का नाम चौसा क्यों पड़ा? तो चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसलिए चौसा का युद्ध पड़ा। ठीक है, देखिए चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल शासक हुमायूं और अफगान शासक शेर खां के बीच हुआ था। ठीक है, मुगल शासक जो यहाँ पर था हुमायूं, वो किससे डरता था? तो शेर खां से डरता था। तो शेर खां से अब तक जो है यहाँ पर युद्ध नहीं हो पाया था, युद्ध नहीं हो पाया था। ठीक है, युद्ध नहीं हो पाया तो शेर खां एक बार क्या हुआ, तो यह लॉर्ड मलिक की विधवा से शादी किया हुआ था। तो वहाँ पर जब हुमायूं जब घेराबंदी करने के लिए गया था, तो यहाँ पर शेर खां ने क्या किया कि देखा कि हार मान जाएंगे, तो हुमायूं से क्या किया था, यहाँ पर क्षमा प्रार्थी करके युद्ध को समाप्त कर दिया था। और हुमायूं यही था कि दयालु था, और इसकी दयालु जो है इसकी बहुत बड़ी कमी थी। उसी समय ये शेर खां को इसको मार देना चाहिए था, लेकिन दयालुता के कारण वह छोड़ करके चला गया। शेर खां जो है अपना पुत्र को भी देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन यह हुमायूं जो है पुत्र को भी नहीं लिया। तो दयालुतापन इसका बहुत बड़ा कमजोरी था। ठीक है, तो यही शेर खां के बीच हुआ था। तो अबर बार देखिए शेर खां क्या क्या हुआ था। अबर बार शेर खां जो है यही कर्मनाशा नदी किनारे 3 महीना से अपनी सेना को लेकर के डेरा डाले हुआ था। 3 महीना से बता रहे हैं। ठीक है, 3 महीना से अपनी सेना को लेकर के नदी के किनारे, कर्मनाशा नदी के किनारे डेरा डाले हुआ था, जो कि यहाँ पर हुमायूं को पता नहीं था, हुमायूं को पता नहीं था। ठीक है, और वो अपने कुछ चंद सैनिकों के साथ घूमने जा रहा था। इसी में जो है वहाँ पर क्या किया, शेर खां इस पर अटैक कर दिया। ठीक ना, और इसमें जो बुरी तरह से हुमायूं का क्या हुआ, जीत हुआ। और नदी में उस समय क्या था, नदी में उसमें बाढ़ भी था, किसी तरह से नाविक इसको बचा करके बाहर निकाला था। तो इस तरह से यहाँ पर जो है शेर खां इस पर आक्रमण किया था, जिसके बाद से यह हार गया और बहुत डर भी गया। ठीक है, हार गया और डर भी गया था। ठीक है, 26 जून 1504 मुगल शासक हुमायूं और अफगान शासक शेर खां के बीच हुआ। इसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। यह युद्ध बिहार के बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? बिहार के बक्सर जिला में एक चौसा नामक स्थान है, वहाँ पर लड़ा गया था। और यह कर्मनाशा नदी के पास हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कर्मनाशा नदी के पास हुआ था। ठीक है, चलिए उस बिलग्राम या कनौज का इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है आपका हुमायूं जो है अपना आवास में चला गया, अपना आवास में ही चला गया था। उसके बाद ये जो आपका शेर खां था, उसी के साथ साथ पीछा करते हुए यह वहाँ भी युद्ध करने के लिए चला गया अगले वर्ष में। ठीक है, जैसे ही पानी का अति खत्म होता है फिर वह चला जाता है, और वहाँ भी जा कर के क्या होता है, तो उस युद्ध को हम लोग बिलग्राम कहते हैं या कनौज का युद्ध कहते हैं। ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी, देखिए यहाँ पर युद्ध जीतने के बाद चौसा का ये शेर खां क्या किया, तो ये शेर खां जो है अपना नाम चेंज कर लिया था, वो क्या हुआ, शेरशाह। ठीक है, तो यह युद्ध किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, और इसमें हुमायूं फिर से बुरी तरह पराजित हुआ। अपराजित होने के बाद देखिए यहीं पर 1540 ईस्वी, ठीक है, यहाँ पर इस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं डर के मारे भाग जाता है, दिल्ली की गद्दी को छोड़ देता है, और शेरशाह सूरी वहाँ दिल्ली की गद्दी को संभालता है, और यह वहाँ की गद्दी को छोड़ करके भाग जाता है, और यह निर्वासित जिंदगी व्यतीत करने लगता है, बाहर ही रह करके वहीं जिंदगी व्यतीत करने लगता है। किसके डर है? तो शेर खां के डर है, शेरशाह के डर है। ठीक है, निर्वासित जिंदगी व्यतीत करने लगता है। देखिए इस बार इसका एक बार शासनकाल कब हुआ, तब 1530 से 1540 ईस्वी तक इसका पहला शासनकाल हो गया। ठीक है, इसके बाद दिल्ली का शासन ये छोड़ के भाग गया और ये निर्वासित जिंदगी व्यतीत करने लगा। ठीक है, कब तक? तब 1555 ईस्वी तक। तब 1540 से 1555 तक हुमायूं घुमक्कड़ की तरह जीता रहा और निर्वासित जिंदगी व्यतीत करते रहा। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, बीच में शेर खां की मृत्यु हो जाती है, और इसको किसी तरह से जब यह पता चलता है तो वो फिर से अपना क्षेत्र में कब्जा जमाना चाहता है और आता है, बीच में युद्ध करके वह जीत जाता है, और इस तरह से फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, देखिए अब हमको बता देते हैं कि जेटेट परीक्षा पास करना बहुत कोई भारी काम नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन कब? जब सही चीज़ पढ़ा जाए तब। लेकिन यह सही चीज़ देखिए बाज़ार में उपलब्ध ही नहीं है, बाज़ार में मिल ही नहीं पा रहा। लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं और कुछ नहीं आता। सिर्फ आप जैक के किताब को पढ़िएगा, JCERT टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिएगा जो यहाँ पर मिल रहा है। में कौन प्राकृतिक संसाधन है आपको चुनना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ, मृदा, वन या सभी। तो देखिए नदियाँ भी प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है।
मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है और वन भी प्राकृतिक संसाधन है, सभी प्रकृति द्वारा प्रदत्त खुद वधूत है। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निर्जीव संसाधनों से प्राप्त संसाधन कहलाते हैं जैव संसाधन, अजैव संसाधन, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, देखिए अगर सजीव, दो को यहाँ पर संसाधन है, सजीव वस्तुओं से जो संसाधन आप प्राप्त कीजिएगा सजीव वस्तुओं से, तो उसको हम लोग कहेंगे जैव संसाधन। ठीक है, और निर्जीव वस्तुओं से जो संसाधन प्राप्त करेंगे हम, तो उसको हम कहेंगे अजैव संसाधन। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, राजस्थान, सीरिया, मंगोलिया या सभी। ठीक है, तो थार मरुस्थल जो है यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? बताइएगा आप सभी। सारंडा वन, जिसमें बहुत विशाल जंगल, और आपको जो है यहाँ पर बहुत से हत्याएं भी की गई है। बहुत से जंगल यहाँ पर आपको पुलिस की हत्या भी कर दी गई है। नक्सलियों से ये भरा हुआ जंगल है। कहाँ पर है? बिहार में है, राजस्थान में है, गुजरात में है या झारखंड में है? सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए सारंडा वन आपको पता होगा यह झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में सारंडा वन पाया जाता है। भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? 57%, 32%, 35% या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में जो कृषि योग्य भूमि है वो आपका 60% के लगभग आता है, लेकिन उसको कम करके आपको 57% यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है भारत में? देखिए भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाया जाता है? 17%, 25%, 22% या 23%? तो भारत में जो यहाँ भूभाग पर वन पाया जाता है वो देखिए आपका 22%। ठीक है, लेकिन अगर झारखंड में कहेगा तो 29%, झारखंड में कहेगा तो 29%। ये भी प्रश्न पूछा गया है, झारखंड वाला भी और भारत वाला भी। ढालू स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? ढालू स्थान जो होते हैं वहाँ पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई, ढाल वाली जुताई, दुग्ध मेखला जुताई या हरा वर्णक। ठीक है, तो ढालू स्थान पर जो जुताई की जाती है वो आपका होता है समोच्च रेखीय जुताई। क्या होता है? समोच्च रेखीय जुताई होता है। धान अथवा गेहूँ द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? देखिए धान अथवा गेहूँ जो होता है वो सभी पौधे जो होते हैं मिट्टी से अवशोषण करते हैं, लेकिन धान अथवा गेहूँ जो होता है वो मिट्टी से नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। मिट्टी से किस चीज़ का पौधे अवशोषण करते हैं? यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो आपको नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, एन का अवशोषण करते हैं। धान अथवा गेहूँ से मिट्टी में नाइट्रोजन का अंश मिला हुआ रहता है और उसी का अवशोषण करते हैं। दलहन पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषक करते हैं? देखिए दलहनी पौधे में सूक्ष्म जीव राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जो दलहनी पौधे होते हैं उसमें सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है उसकी जड़ों में। और वो राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? तो मिट्टी में नाइट्रोजन की जो कमी रहती है उसका पूरा करता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन छोड़ता है मिट्टी में। क्या छोड़ता है? नाइट्रोजन छोड़ता है। अब देखिए, तो एक बार क्या करना चाहिए? एक बार दलहनी फसल उस मिट्टी में करना चाहिए और अगला बार जो है धान या मक्का या कोई चीज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोनों फसल उपजाऊ होगा। यानी एक बार जब दाल वाली फसल को कीजिएगा तो उसमें पोषक तत्व तो नाइट्रोजन छोड़ दिया जाएगा। अब ये जब फसल होगा तो ये नाइट्रोजन का आवश्यकता होता है, नाइट्रोजन लेकर के यह बहुत फलता फूलता है। तो इस तरह से दोनों आपको उपयोगी हो जाता है। ठीक है, तो दलहनी पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करती है? नाइट्रोजन का करती है। किसका करती है? नाइट्रोजन का। देखिए यदि आप जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप JCERT झारखंड के सरकारी विद्यालय के टेक्स्ट बुक जैक के किताब से पढ़िए। वहाँ से 100% प्रश्न आपका पूछेगा। और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यहाँ से अभी कभी अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम आपको सिर्फ JCERT जैक के किताब का प्रश्न से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस और साथ ही सारे चैप्टर वाइज PDF बना दिए हैं। आप यहाँ से लेकर के जुड़ के तैयारी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस धात्विक खनिज में लौह अंश की प्रधानता होती है उससे कहते हैं, मतलब धात्विक खनिज है और उसमें लोहा की प्रधानता है, कौन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? अगर लोहा पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लौह धात्विक खनिज, और लौह धात्विक खनिज, धात्विक खनिज या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जिस धात्विक खनिज में लोहा की प्रधानता रहेगा
तो उसको लौह धात्विक खनिज हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? लौह धात्विक खनिज। लोहा का प्रधानता नहीं रहेगा तो उसको कहेंगे अलौह धात्विक खनिज, और बाकी केवल धातु का बना हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे धात्विक खनिज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्रिया में किसको शामिल किया जाता है? देखिए 3 को क्रिया याद रखिएगा। प्राथमिक क्रिया ये क्या चीज़ है, द्वितीय क्रिया ये क्या चीज़ है, और तृतीय क्रिया, ये तीनों से प्रश्न आता है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया में वैसे चीज़ है जो हमें प्रकृति से एकदम हूबहू प्रकृति से मिला है। ठीक है, जैसे कृषि, जैसे खनन, जैसे मछली पालन, ये शुरुआती दौर है, एकदम प्रारंभिक दौर, प्रकृति से प्रारंभ रूप में जो हमको मिलता है वही आपका जो प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, जैसे कृषि के अंतर्गत कहेंगे तो हम जो मिट्टी होती है प्राकृतिक चीज़, उसमें हम दाना अगर गेहूं का डालें तो गेहूं जो हमको प्राप्त हुआ, गेहूं जो प्राप्त हुआ कृषि, ये गेहूं कृषि फसल है, कृषि जो प्राप्त हुआ, चना जो प्राप्त हुआ, ये आपको प्राथमिक क्रिया है। लेकिन अब गेहूं जो बाहर निकल गया, उत्पादन हो गया, तो गेहूं प्राथमिक क्रिया था, लेकिन गेहूं से जो आटा बन गया ये द्वितीय क्रिया हो गया। ये क्या होगा? द्वितीय। जैसे खनिज से हम लोग बॉक्साइट निकालें, लेकिन बॉक्साइट जो निकला उससे अगर यहाँ पर एल्युमिनियम का निष्कर्षण हो गया तो द्वितीय क्रिया हो गया। ठीक है, और तृतीय क्रिया में जो उसके लिए यहाँ पर साधन को ढूंढता है, व्यापार वाली चीज़ें, वो सभी तृतीय क्रिया में चली जाती है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया में कृषि भी शामिल है, खनिज भी शामिल है, मछली पालन भी, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत देखिए यहाँ पर नोट्स आपके लिए बना दिया गया है कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वे सारी प्रक्रियाएं शामिल की जाती है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन व निष्कर्षण से होता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो हमें निकलते हैं वही आपका प्राथमिक क्रिया है। और द्वितीय क्रिया में शामिल होते हैं, यहाँ पर देखिए द्वितीय क्रिया में शामिल होते हैं बॉक्साइट से एल्युमिनियम का बनना। बॉक्साइट प्रारंभ में पृथ्वी से निकला, ये प्राथमिक क्रिया है, और बॉक्साइट से एल्युमिनियम का बनना द्वितीय क्रिया है। गेहूं से रोटी का बनना, गेहूं प्राथमिक क्रिया है, लेकिन गेहूं से रोटी बन गया तो ये द्वितीय क्रिया है। लकड़ी प्राथमिक क्रिया है, लकड़ी से चौकी बनना ये द्वितीय क्रिया है। ठीक है, यानी द्वितीय क्रिया में शामिल होता है, सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स क्या आपको दिया गया है। प्राथमिक क्रिया से प्राप्त वस्तु द्वारा जो नई वस्तु निर्मित की जाती है द्वितीय क्रिया कहलाती है। तो प्राथमिक क्रिया से जो हमको वस्तु प्राप्त हुआ और उस वस्तु को अगर हम मॉडिफाइड कर दें, कोई चीज़ बना दें, यदि दूसरा चीज़ मानव द्वारा बना दिया जाए तो द्वितीय क्रिया में शामिल हो जाता है। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन, कृषि कार्य, अंगूर उत्पादन, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पीसी कल्चर का संबंध जो है आपका मत्स्य पालन से है, मछली पालन से होता है। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम या केरल। ठीक है, तो भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो असम होता है। असम के यहाँ पर प्रचार भी सुनते हैं, असम की खुली चाय ना। बायोगैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है, इसलिए आपको हम यहाँ ले लाए हैं। बायोगैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। ठीक है, तो बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपको? मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है बायोगैस में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। काला सोना किसको कहते हैं? काला सोना किसको कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको 3 से 4 बार अभी तक पूछ दिया गया है झारखंड में ऑलरेडी। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोल को कहते हैं। ठीक है, और काला हीरा किसको कहते हैं? तो कोयला को कहते हैं। याद रखिएगा, न तो कोयलुए वाला सब ढेरे आदमी मारता है, जैसे काला कह दिया, चाहे वो हीरा या सोना, सब कोई कोयला मार देता है, लेकिन काला हीरा कोयला है और काला सोना पेट्रोल है। क्लियर, काला सोना पेट्रोल है, यही आपका था। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जेटेट का डेली क्लास जा रहा है। आप सभी जो भी जेटेट की तैयारी करना चाह रहे होंगे, चाहे 1 से 5 का, चाहे 6 से 8 का, आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। 1 से 5 के लिए 500 रुपये लगते हैं, 6 से 8 के लिए भी 500 रुपये लगते हैं, और दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी चीज़ों को ट्रिक्स बताया गया है, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछे गए प्रश्नों का हल किया गया है। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़िएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।